हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, यानी कक्षा 10 उसका जो अध्याय है, उसका जो लेसन है वो है चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2। ठीक है, और उसका नाम था बच्चों अम्ल, सार एवं लवण। अम्ल, सार एवं लवण, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है, सार क्या होता है, और हमने ये भी जाना था कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में यानी अम्ल, सारक, सूचक जो थे उनके बारे में हमने समझा था बच्चों। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, समझ रहे हो, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रासायनिक गुणधर्म बच्चों। ठीक है, तो अब रासायनिक गुणधर्म हम यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार से पढ़ने वाले बच्चों, यानी कि जो अच्छा देखिए, 2 प्रकार से गुणधर्म होते हैं, एक तो रासायनिक गुणधर्म होता है और एक भौतिक गुणधर्म होता है। रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है कि हम उसके कोई भी चीज होती है ना, तो उसके अंदर से खंगोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे अंदर से देखूं, मैं बाहर से कैसे दिखता हूँ, ये भौतिक चीज है ना। बाहर से गोरा दिखता हूँ, काला दिखता हूँ, बाल कैसे हैं, आंखें कैसे, तो ये बाहर से नजर आ रही है, तो ये होगा भौतिक चीज। ठीक है, लेकिन अंदर से जो चेकिंग होती है ना, अंदर जो मेरे अंदर जो क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है, रासायनिक हो रही है। ठीक है, तो यानी कि अम्लों के हम पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक गुणधर्म, अम्लों क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो अम्लों की, बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन किसी प्रकार की लेनी नहीं है, बिंदास होकर के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि और अन्य बच्चों तक भी इसको पहुंचा दिया करो बच्चों। ठीक है, और तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है बच्चों, यानी सबसे पहला जो गुणधर्म है वो हम क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि अम्लों की ध्यान सुनना, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी जो अम्ल है वो धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं ना, सुन लेना ध्यान से, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया बच्चों, यानी जो अम्ल है, ध्यान सुना बच्चों अब यहाँ पर कि जितने भी अम्ल हैं सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यानी बच्चों आपसे पूछा जाए कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, कौन सी गैस निष्कासित करते हैं, तो आपको बताना है कि जो अम्ल होंगे वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी जो अम्ल होंगे वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे और धातुओं के साथ अभिक्रिया करके एक तो लवण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, यानी अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए धातुएं कौन कौन सी, बहुत सारी धातु है, जिंक धातु है, कॉपर धातु है ना, इसके अलावा हम कह सकते हैं सोडियम धातु है, बहुत सारी धातु है। तो यानी कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, तो अम्ल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके एक तो लवण बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर हम मैं लिखना चाहूं बच्चों तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि जो अम्ल होता है, क्या होता है बच्चों, जो अम्ल होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। जो अम्ल होगा वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा बच्चों यहाँ पर लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण, और कौन सी गैस निकालेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, बात समझ रहे हो, यानी जो अम्ल होगा वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझें, एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझिए बच्चों, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अम्ल है उसको हम ले लेते हैं, मान लो H2SO4। ठीक है, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल की हम धातु यानी जिंक, Zn का मतलब क्या होता है, जिंक होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, जिंक के साथ करवा रहे हैं, तो क्या क्रिया होगी बच्चों, क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो देखिए जो जिंक है वो यहाँ पर H2SO4 के साथ आएगा, तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं हम, जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट और साथ में बच्चों यहाँ पर होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित, H2 गैस उत्सर्जित हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो यानी कि देखिए जो हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये जिंक के साथ यानी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और जिंक सल्फेट जो कि क्या है, लवण है बच्चों, क्या है, लवण है, एक लवण है। और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे मान लो हम यहाँ पर कहें कि HCl, ठीक है, क्या है HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब इसकी हम क्रिया करवा लेते हैं, मान लो जिंक के साथ क्रिया करवा लेते हैं, Zn के साथ क्रिया करवा लेते हैं। अब जैसे ही इसकी Zn के साथ हम क्रिया करवाएंगे, यानी HCl जो है इसकी Zn के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, क्या बन गया, जल्दी बोले, जिंक क्लोराइड बन गया, जिंक क्लोराइड और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित हो जाएगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाएगी, ठीक है। तो यानी हमें क्या समझ में आया, बच्चों कि जो अम्ल होंगे, यानी देखिए H2SO4 अम्ल है, HCl भी क्या है, अम्ल है। तो यानी जो अम्ल होंगे वो धातुओं के साथ क्रिया करेंगे और धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे। इसी प्रकार नीचे भी देख लो, यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड क्या है, लवण है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। इसका मतलब बच्चों हमें समझ में आया कि जो अम्ल होंगे वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इस चीज को नोट कर लेना और फिर इनको आप नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा आपको कि जो अम्ल होंगे वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं और एक हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला गुणधर्म, यानी कि अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो प्रॉपर्टीज हम समझेंगे, यानी दूसरा जो गुणधर्म हम यहाँ पर समझेंगे वो समझ रहे बच्चों कि अम्लों की धातु कार्बोनेट, ध्यान सुन लेना, अम्लों की धातु कार्बोनेट, अभी समझा रहा हूं, अम्लों की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातु कार्बोनेट, सुन लेना ध्यान से, अम्लों की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों ध्यान सुनना, जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, देखिए ना बच्चों, अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो एक तो लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, यानी जब अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एक तो बनाएंगे लवण, साथ में जल बनाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। साथ में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। तो बच्चों कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अम्लों की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जो अम्ल जो होते हैं ये धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इसको एक शब्द ऐसे लिखते हैं पहले, यानी कि जो देखिए बच्चों ध्यान समझना, यानी जो हमारे पास धातु कार्बोनेट, यहाँ लिख देता हूं मैं धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके साथ जब अम्ल क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा, अम्ल क्रिया करेगा, तो एक तो बनेगा बच्चों लवण, क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है, एक तो लवण बनेगा, एक तो बन गया यहाँ पर लवण, क्या बन जाएगा, लवण। साथ में इधर लिख रहा हूं मैं, साथ में बनेगा बच्चों जल, साथ में क्या बनेगा, जल, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि देखिए धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, तो इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर धातु कार्बोनेट के साथ लेते हैं, किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। तो हाँ देखिए धातु कार्बोनेट का मतलब हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, तो ये हो गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम क्या है, यहाँ पर धातु है, सोडियम क्या है, यहाँ पर धातु है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट, यानी हो गया ना धातु कार्बोनेट, ठीक है, वेरी गुड।
यानी इसकी हम किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, अम्ल के साथ, यानी HCl के साथ क्रिया करवा दो बच्चों। किसके साथ, HCl। HCl का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब इसके साथ HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यानी जब इसके साथ क्रिया करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट की, जब HCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारे पास बनेगा। अब NaCl क्या है, लवण है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि किसका काम कर रहा है, लवण का काम कर रहा है, ठीक है, लवण का काम करेगा। और साथ में क्या बना, देखिए जल बन गया और CO2 बन गया, जल बन गया और CO2 बन गया। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम यहाँ पर देखिए धातु है, सभी को पता है सोडियम धातु होती है, और कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया कर रहा है तो लवण बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है। इतना समझ में आइए आपको, वेरी गुड। इसी प्रकार ये तो हो गया धातु कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया हो जाएगी किसकी, अम्लों की। इसी प्रकार हम यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन इधर नीचे लिख देता हूं मैं, थोड़ा इसको हिंदी याद रखना ना, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब ये तो हो गया धातु कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक, किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया ना, साथ क्रिया। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब क्रिया होगी तब भी सेम यही हमने बताया कि देखिए धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने कहा था कि कार्बोनेट में CO3 समूह होगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 समूह होगा। देखिए सोडियम यहाँ पर है, सोडियम और HCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ कौन क्रिया कर रहा है, HCl क्रिया करवा देते हैं, HCl की क्रिया करवाते हैं। HCl यानी क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब जब HCl क्रिया करेगा तो बनेगा यहाँ पर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस क्या बन गया, CO2 बन गया बच्चों, यानी सेम टू सेम प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लवण बन रहा है, जल और CO2 यहाँ पर बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आप इनको नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम आइए समझेंगे इसी में। तो इतना आपको क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया आपको। आपसे पूछा जाए कि जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या 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 उत्पाद बनते हैं, तो आपको बताना है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको रिएक्शन पूछा जाए तो रिएक्शन आपको बता देनी, ठीक है, रिएक्शन आपको यहाँ पर बता देनी। ये तो हो गया हमारे पास धातु कार्बोनेट और ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चुका है, ठीक है, ये आपको बता देना है बच्चों। क्लियर होगी बात। अब देखिए, अच्छा ये भी पूछ ले जाए कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो आपको बता देना कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। कौन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है कब, जब जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें आगे थोड़ा समझना है, ये लिख लिया होगा आपने। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं, यहाँ पर क्या बात हम यहाँ पर समझने वाले हैं, हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए ध्यान सुनना, हमने देखा बच्चों, हमने यहाँ पर देखा, समझना ध्यान से, हमने यहाँ पर देखा कि जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, ध्यान सुनना, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, किसके पानी में, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो हमें श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है। ध्यान सुन लेना इस बात को, श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैसे प्राप्त होता है, हम यहाँ पर इस बात को लिखेंगे कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, समझ रहे हो, उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही कब,
कब प्राप्त हुई? जब अम्लों ने धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अब देखिए, जब उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको जब चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। अब चूने के पानी का मतलब क्या है? चूने के पानी का मतलब है बच्चों, चूने के पानी का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल क्वाइड, इसको बोलते हैं चूने का पानी, या इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना। अब इसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बन गया? CaCO3 प्लस H2O, समझ रहे हो? प्लस H2O। देखिए, अब कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार क्या है? लवण है, ठीक है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है क्या है? लवण ही तो है। अब यहाँ पर जल बन गया। तो बच्चों यहाँ पर जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की तो लवण और क्या बन गया? जल बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए, ये जो लवण है ये क्या है? श्वेत अवक्षेप होता है। श्वेत अवक्षेप जो कैल्शियम कार्बोनेट है कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है। श्वेत होता है ना, दूधिया कलर का हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिससे उसका जो कलर है वो दूधिया हो जाता है। अब बच्चों हम यहाँ पर कहें कि अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ध्यान समझना, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है इसमें हम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए, चूने के पानी में हम ये जो चूने का पानी था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की तो हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ और H2O प्राप्त हुआ। अब जो ये प्रोडक्ट बना हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं? और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा बच्चों? ध्यान सुनना, यानी इसमें करेंगे, अब इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो CaCO3 प्लस H2O और हम फिर प्रोवाइड कर रहे हैं CO2 गैस। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? CO2 गैस। तो क्या बनेगा बच्चों? ध्यान समझना, हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल क्वाइज, ठीक है। तो यानी ये बन गया बच्चों, ये जल में क्या होता है? ये जल में विलनशील होता है ना, विलनशील होता है, यानी घुल जाता है। जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है बच्चों, ठीक है। यानी जल में मिल जाता है ये। तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कंसेप्ट को समझना, आपको ध्यान से कंसेप्ट समझना है बच्चों। हमने क्या देखा कि जब अम्लों की हम धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे तो हमारे पास लवण बन रहा था, जल बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही थी, यही था। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हुई है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने किसमें प्रवाहित किया? चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया। देखो, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया तो हमारे पास क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ और साथ में जल बना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं लवण और जल बना। अब इस प्रोडक्ट में फिर हम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, उस प्रोडक्ट में हम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो गया, यानी जल में विलनशील पदार्थ में प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो आपको बताना है दूधिया। कैसा हो जाता है? दूधिया। ये बात आपको बता देनी है, ठीक है। पूछा जा सकता है बच्चों, दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया मतलब सफेद हो जाता है बाबू, सफेद हो जाता है, ठीक है। सफेद मतलब समझ लो, हाँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने कभी कभार नहीं देखा होगा कि जैसे मान लो चूने का पानी है उसमें ऊपर नतर जाता है ना। नतरने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक गिलास में चूना भरा हुआ है, उसको हिलाते हैं तो थोड़ा दूधिया हो जाता है ना। फूंक मारते हैं, जब फूंक मारते हैं मतलब ऊपर से फूंक, नलची की सहायता से फूंक मारो तो फूंक मारेंगे तो दूधिया हो जाएगा, ठीक है। यानी सफेद हो जाएगा। अब उसको एक जगह छोड़ दो तो फिर वो क्या होगा? और ज्यादा मारते जाएंगे तो उसका जो कलर है वो हम कह सकते हैं कलरलेस हो जाएगा, यानी पानी जैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में जब हमने प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना। अब इसमें और अधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ओके। तो ये प्रॉपर्टी, अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक और चीज हमें समझनी है।
अभी हमने यहाँ पर देखा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, समझ रहे हो। अभी और से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो CaCO3 किसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो बच्चों जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान समझना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हर चीज समझाएंगे बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलग अलग नाम होते हैं, विविध रूप कह सकते हैं ना, विविध रूप है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है ना, अलग अलग नाम होते हैं। तो अलग अलग नाम क्या होते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप बताइए, तो हम कह सकते हैं एक तो चूना पत्थर, क्या होता है, चूना पत्थर होता है बच्चों, चूना पत्थर, ठीक है। लाइम स्टोन, क्या होता है, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन होता है, ठीक है, लाइम स्टोन होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं चूना पत्थर, खड़िया ना, खड़िया, खड़ी, खड़ी कह सकते हैं। अरे खड़ी बाबू घर में नहीं लाते क्या, वो क्या नाम से अपन के चूल्हे होते हैं उनमें वो सफेद सफेद पुताई नहीं करते, मांडने मानते, तो उनको बोलते खड़िया ना, चौक, CHAL के, चौक हो गया, ठीक है। इसके अलावा तीन में हम कह सकते हैं कि क्या नाम से संगमरमर, संगमरमर, तो इसको बोलते हैं मार्बल, क्या बोलते हैं, मार्बल, मार्बल हो जाएगा, ठीक है, मार्बल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि किसके विविध रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप है। ये कौन कौन से, चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया और संगमरमर हो गया, ठीक है। तो ये आपको बताने कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, चूना पत्थर, खड़िया, मार्बल, संगमरमर, ओके। अब बच्चों हम यहाँ पर लास्ट गुणधर्म हमारा बच रहा है, यहाँ पर समझना ध्यान से, लास्ट बच्चों कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अम्लों की धात्विक ऑक्साइड, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, इसको समझो, धात्विक है ना, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड। अब बच्चों देखिए, एक तो है धातु, यहाँ पर एक तो दो पदार्थ कॉम्बिनेशन से बना है, एक धातु और एक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, इसको धातु ऑक्साइड बोलते हैं। अब ऑक्साइड का मतलब होता है O-2 और धातु का मतलब कोई सी भी धातु हो सकती है, ठीक है, जैसे मान लो सोडियम धातु हो गया, जिंक धातु हो गया, कॉपर हो गया, कोई सी भी धातु होगी, ठीक है। अब जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या होता है, Na+, ठीक है, और ऑक्साइड क्या हो गया, O- होता है। तो जब ये एक दूसरे से क्रॉस होंगे तो यहाँ पर बनेगा सूत्र Na2, तो ये हो गया हमारे पास धातु ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम धातु है और O मतलब ऑक्साइड। जिंक की बात करें तो ये हो जाएगा ZnO, Cu हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये धातु ऑक्साइड है, ये सब क्या है, धातु ऑक्साइड है बच्चों, बात समझे, सब क्या हो गया, ये धातु ऑक्साइड, ओके, धातु ऑक्साइड हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों याद रखना, जो अम्ल होते हैं ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब भी करते हैं ना, अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, यानी अम्ल जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी, क्या कि जो धात्विक ऑक्साइड होती है और जो होता है उसकी प्रकृति बच्चों सारी होती है, कैसी होती है, सार की है ना, सार की होती है, ठीक है, यानी धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा उसका, वो कैसा होता है, सार की प्रकृति का होता है। अब सार की प्रकृति का क्यों होता है, रीजन सुनो बच्चों एक बात अभी याद रखना, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, एक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी आपसे कहा जाए कि किसी अभिक्रिया में लवण और जल बन रहा है, तो आप ये एक बात याद रखेंगे कि लवण और जल तभी बनता है जब अम्ल और सार क्रिया करे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अम्ल है बच्चों, हमने अभी यहाँ पर कहा कि जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा ना, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ये हमने बोला यहाँ पर कि जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। अब देखिए हमने कहा कि लवण और जल तभी बनता है जब कौन क्रिया करे, अम्ल और सार क्रिया करे। ये प्रोसेस बच्चों, जब अम्ल और सार क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ये बात याद रखेंगे। यानी जब भी अम्ल और सार क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, तभी बनेगा, लवण और जल तभी बन सकता है जब कौन क्रिया करे, अम्ल और सार क्रिया करेंगे। जब अम्ल और सार क्रिया करेंगे तभी लवण और जल बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अम्ल तो हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन जो धातु ऑक्साइड है
इसको हम क्या मानेंगे, इसको हमको सारक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, सारक मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा सारक, क्योंकि भाई अम्ल और सारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। इसका मतलब तभी तो हमने बोला कि धातु क्षारीय जो प्रकृति होगी वो सारकीय होगी। कैसी होगी, सारकीय। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि क्यों प्रकृति इसकी सारकीय होगी। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि धातु क्षारीय प्रकृति बताइए, तो सारकीय प्रकृति कैसे होती है, सारकीय, है ना, सारकीय प्रकृति होती है। सारकीय ना, बेसिक नेचर हम कह सकते हैं, बेस नेचर, है ना, ओके, बेसिक नेचर होती है। समझ रहे हो बात को, यानी जो अम्ल है वो धातु क्षारीय के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ पर धातु क्षारीय जो प्रकृति हो कैसे होगी, सारकीय प्रकृति होगी। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसको भी। तो बच्चों देखिए, अम्ल की हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं HCl ही ले लो, है ना, क्या ले लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी धातु ऑक्साइड यानी कि ZNO के साथ अभिक्रिया करवा दो। किसके साथ, ZNO के साथ अभिक्रिया करवा दो। तो जब ZNO के साथ अभिक्रिया या CO के साथ ही करवा दो, CuO, जिंक कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CuCl2, है ना। अब कॉपर क्लोराइड है ना, क्या हो गया ये, कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी ये क्या है, लवण है बच्चों, क्या है, लवण, ठीक है ना। तो यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई। अब कॉपर क्या है, धातु, और मतलब ऑक्साइड, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, लवण और क्या बन रहा है, जल। सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया H2O, है ना, H2O, समझिए, H2O। तो यानी कि HCl, अब इसको बैलेंस करना चाहे तो 2 यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर 2 लगा दो, और ठीक है, और तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझें तो जैसे मान लो HCl है हमारे पास, क्या है, HCl। अब इसकी धातु ऑक्साइड यानी Na2 सोडियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो बनेगा NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी लवण और जल बनेगा। बैलेंस कर दो इसको, तो 2 यहाँ पर लगा दो, और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लगा दो, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, समझ रहे हो, सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड सभी जानते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और ये तो सभी जानते हैं जल होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, जल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब ये समझे कि जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरह से आपको क्लियर हो चुकी होगी बात। वेरी गुड, बहुत बड़े बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अन्य बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दे ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।